अब जरा ध्यान दो, इस इंडेक्स क्वेश्चन पे ध्यान दो। व्हाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड? तो पहले मैं पेंटाहेलाइड ट्राइहेलाइड का मतलब समझा दूं आपको। देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक एलिमेंट ई है जिसका एक ट्राइहेलाइड और ये एक एलिमेंट ई है जिसका एक पेंटाहेलाइड है, ट्राइहेलाइड का मतलब और पेंटाहेलाइड का मतलब क्या है? अगर 5 हेलाइड है, इसका मतलब जो ई है उसके ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान रखेंगे, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेगा? शेयर करेगा। कोई तुमसे पूछे यहां से लेके यहां तक, यानी कि +3 से +5 तक, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज। आयनिक करेक्टर क्या हुआ? डिक्रीज। दूसरा, कोवेलेंट करेक्टर क्या हुआ? इंक्रीज। अच्छा, फिर उसके बाद, तो ये तो था तुम्हारा क्वेश्चन कोवेलेंट करेक्टर का। एक चीज और ध्यान दे लेना इसी से, एसिडिक करेक्टर क्या हुआ? इंक्रीज। क्योंकि इधर जाते हुए, अच्छा, +5 और +3 में से कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है? +5। तो जो बड़े ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है ना, वो अपने आप को रिड्यूस करता है, तो आप ये भी कहोगे रिड्यूसिंग करेक्टर भी बड़ा। इस एक ही क्वेश्चन में हमने 4-5 चीजें सीख ली। अच्छा, कल को दूसरा क्वेश्चन आ जाए, वो 15th ग्रुप का नहीं, 16th ग्रुप का, 16th ग्रुप का एलिमेंट हेलोजन के साथ X2, X4 और X6 बनाएगा, तो इधर जाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, तो आयनिक करेक्टर क्या होगा? और कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा? तो आप ये कह सकते हो कि भैया ये तो चाहे कोई सा भी ग्रुप हो उसके लिए यही रहेगा, ठीक है, कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उतना आयनिक करेक्टर गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का, इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, व्हाई इज BiH3 स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल हाइड्राइड्स? चलो पहले हम देखते हैं ये है कौन हाइड्राइड्स। NH3, PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी H3 और बिस्मिथ H3। डाउन द ग्रुप होता क्या है? डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज करता है, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीज करता है, टेंडेंसी टू लूज H आयन डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, नीचे जाते वक्त H आयन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, हाइड्राइड का याद रखना, सिर्फ हाइड्राइड, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। मैं आपको एक नोट देता हूं, हाइड्राइड यानी कि H+ आयन, हाइड्रोक्साइड हैलाइड ऑक्साइड यानी कि नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन लूज करना पड़े तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है, नेगेटिव आयन लूज करने से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और पॉजिटिव आयन लूज करने से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और आप एक बात समझ लीजिए, डाउन द ग्रुप लूज करना तो बढ़ता ही, तो ये एक नोट बन गया। तो जैसे मैंने आपको हाइड्राइड के बारे में बताया, अगर ऑक्साइड के बारे में कोई पूछे तो डाउन द ग्रुप
ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक, अच्छा उसने हमसे क्या पूछा था, मैं क्वेश्चन भूल गया। रिड्यूसिंग एजेंट डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। आओ जरा ध्यान दें बात को, समझ ये भी नोट में डाल लेना। बिस्मिथ इजीली एच आयन लूज करता है, जो एच आयन लूज करता है वो अच्छा रिडक्शन करता है, अच्छी रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाता है। तो बिस्मिथ यानी कि BiH3 एच लूज करता है, एच लूज करता है, एच लूज करने वाला, अपने आप को रिड्यूस करने वाला, एच गेन करने वाला, उल्टा बोल रहा हूं, ओ गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग होता है, एच लूज करने वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर किसी ने एच लूज करा तो अच्छा अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, एच लूज करके अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, और दूसरों का रिडक्शन कर रहा है। देखो जरा एक बारी, वो कहता है रिडक्शन में हम ए का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, बी का रिडक्शन कर रहे हैं। जब मैं ए का ऑक्सीडेशन करके पी बना रहा हूं तो ए खुद रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, उसका हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहलाएगा, और मैं बी का रिडक्शन करके क्यू बना रहा हूं तो बी खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है एक ही रिएजेंट अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है, उस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जरा H2O2 को देखो, वो जब ऑक्सीजन के -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचता है तो होता है क्या, रिडक्शन।
और जब वो -1 से 0 पे पहुंचता है तो होता है क्या, ऑक्सीडेशन। जब कोई एक ही रिएजेंट अपने आप में ही रिड्यूसिंग एजेंट हो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो उस रिएजेंट को हम कहते हैं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसे डिसप्रपोर्शनेट का ना किया जा सके, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसे तोड़ा ना जा सके। ऊपर वाली रिएक्शन को दो हाफ में तोड़ा जा सकता था, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। अब जरा ध्यान दो, आपको पता रहना चाहिए कि रिड्यूसिंग करेक्टर का बढ़ने का मतलब है वो खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहता हूं फ्लोरीन F- बना है, तो वो 0 से -1 पर आया है, तो उसने अपना रिडक्शन किया है। अपना रिडक्शन किया है तो वो अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर है नहीं, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है। अगर कोई बड़े ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा, मान लो मैं 15 ग्रुप की बात करूं, ठीक है, 15 ग्रुप पे कोई +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो वो चाहेगा मैं +3 पे उतर जाऊं। 5-5 इलेक्ट्रॉन देने में उसको दिक्कत आती है, जी बिल्कुल आती है। +3 में उतरना चाहेगा तो अपना करना चाहेगा रिडक्शन, तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ये है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। अगली चीज पे चलते हैं। अब बारी आती है व्हाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। N2 इसलिए लेस रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पे क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उसमें वो पी पाई बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो N2 रूम टेम्परेचर पे इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड जब बनाता है तो उसके पास लोन पेयर ज्यादा नहीं बचते। ये है नाइट्रोजन का डायटोमिक एलोट्रॉप। इसमें सिर्फ एक ही लोन पेयर है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आप इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन को देखो तो उसके पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि दो दो लोन पेयर है। इनके कंपैरिजन में अगर आप फ्लोरीन को देखो तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज्यादा है क्योंकि तीन तीन लोन पेयर है। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है इसलिए कमजोर है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है इसलिए इससे कमजोर है। इसके पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे कम है, पी पाई बॉन्डिंग का सहारा है, इसलिए ये इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे। इनसे अच्छा फिर यही बचता है H2। लेकिन H2 बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, जल जाता है। कोई तुमसे पूछे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कैसी, बहुत हाई है, क्या इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, नहीं। 5000 केल्विन पे जाके ये टूटता है कुछ 95%, 2000 केल्विन तक ये 5% भी नहीं टूटता। कौन, H2। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। पहले एक बात सुनो, अमोनिया को बनाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अंदर कंडीशन जो होती है वो हमेशा, कंडीशन हमेशा आप तीन याद रखोगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कंडीशन याद रखोगे, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। दूसरी बात, आप इक्विलिब्रियम का ध्यान रखोगे, यानी कि ली चैटलियर प्रिंसिपल का। कौन सा एग्जांपल है ये, 7.4, एग्जाम्पल 7.4। हर किसी की कंडीशन याद रखो, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, यही होती है। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना है, 720 केल्विन। प्रेशर कितना है, 200 एटमॉस्फेयर बोल लो, और एटमॉस्फेयर को आप पास्कल भी बोल सकते हो, 10⁵ पास्कल। कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर, यहाँ पे K2O एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम, या Al2 एंड लिख लो, K2O एंड Al2O। ठीक है, अच्छा याद रखना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल तब लगता है जब इक्विलिब्रियम लग रहा हो, नहीं तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी। मैं इस पूरे को पढ़ के सुनाता हूँ। इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटलियर प्रिंसिपल, हाई प्रेशर would be favorable for the formation of ammonia. The optimum condition for the production of ammonia is 210⁵ Pascal and around 700 Kelvin temperature। 700 कर लेना बेटा उसको जो मैंने लिखवाया था। और कैटलिस्ट कौन है, K2O और Al2O। ठीक, to increase the rate of attainment of equilibrium। ठीक है,
आगे चलते हैं। हाउ डज अमोनिया रिएक्ट्स विद सोल्यूशन ऑफ Cu2 प्लस? आओ, Cu2 प्लस के साथ जब अमोनिया रिएक्शन करती है, Cu2 प्लस का ब्लू कलर होता है, उसको डीप ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, बनाती है क्या? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CuNH3 होल टेट्रा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये लिगेंड्स होते हैं। आओ मैं इसको समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पर। Cu2 प्लस जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो बनाता है CuNH3 होल टेट्रा। ठीक, NH3 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसे बोलते हैं लिगेंड, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो पूरा डब्बा है ना इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ अगर कोई तुमसे पूछे कॉपर का इस वक्त क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है तो तुम कहोगे 4, क्योंकि इसके साथ 4 NH3 बैठे हुए हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो वो ये बताएगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहाँ पर दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर दो तरीके की वैलेंसी हो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपके लेसन नंबर 9 में आएगा, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया, ठीक है। इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में आने वाली चीजें जल्दी से आयनाइज नहीं है। Why is covalence of nitrogen? What is covalence of nitrogen in N2O5? N2O5 में क्या कोवैलेंसी है नाइट्रोजन? ठीक है, तो आप कहोगे कोवैलेंसी का मतलब कितने वो बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर। तो भैया हमें तो यहाँ पे 4 ही बॉन्ड बनाता दिख रहा है एक नाइट्रोजन, तो आप कहोगे 4। और एक बात मैंने आपको बताई थी, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन इनके पास डी ब्लॉक नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी ही दिखाते हैं। 5 मत बोल देना, 5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वो 5 ऑक्सीडेशन नंबर है, कोवैलेंसी 4 है। इसका रीजन है डेटिव बॉन्ड। कौन है? आगे लगे हाथ, एक बार आप इसको और देख लो। ओस्टवॉल्स प्रोसेस, ओस्टवॉल प्रोसेस में हम NH3 बनाते हैं, ओ सॉरी HNO3 बनाते हैं। HNO3 होता क्या है? HNO3 एक एसिड है, ठीक है। 3 एसिड है हमारे पास, HCl, HNO3, H2SO4, उनमें से एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन 68 पे जाके रुक जाती है जब हम इसे बनाते हैं। किससे? अगर हम इसे बनाएं अमोनिया से, लार्ज स्केल में बनाना हो तो वो ओस्टवॉल प्रोसेस कहलाता है। अमोनिया को ऑक्सीजन दो, PTRH गॉस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 500 केल्विन और 9 बार की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराओ, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या याद रखना है आपको? अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और NO2 बन जाएगा। उस NO2 का फिर से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर बोल सकते हो आप इसको, की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, वो बनाता है NO2। NO2 बन चुका, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बन गया, सिर्फ पानी देने की कमी। नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड को पानी दो, आपको HNO3 मिल जाएगा, और वो जो NO मिलेगा वो फिर दोबारा पिछली रिएक्शन पे जाके इस रिएक्शन को साइकिल की फॉर्म में चलाता रहेगा। कंडीशन क्या है? मैंने बताया था कंडीशन तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट होते हैं। टेम्परेचर 500 केल्विन, प्रेशर 9 बार और कैटलिस्ट PTRH गॉस कैटलिस्ट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं जो ये NO बना है क्या वो रिसाइकल होगा? हाँ जी बिल्कुल, वापस आ रहा है ना। दूसरी बात, ये 68% पे जाके रिएक्शन रुक जाएगी, इसको और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा 68% पे जाके क्यों रुक जाती है? लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, एक टर्म होती है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिस पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ ही वेपराइज होते हैं। तो 68% ऑफ HNO3, 32% ऑफ वाटर, 68% ऑफ HNO3 प्लस 32% ऑफ वाटर, एक ऐसी कंडीशन है जिसपे ये दोनों रुक जाते। अब भाप बनी तो उस भाप में से सिर्फ पानी नहीं उड़ेगा, HNO3 भी उड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले 100 थे, अब 50-50 रह गए, तो तुम कहोगे भैया इसकी परसेंटेज पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ उड़ रहे हैं। क्या बन गए हैं अब ये?
ये एक ही टेम्परेचर पे उड़ने वाली एजियोट्रॉप बन गए। क्या बन गया? एजियोट्रॉप बनने की वजह से अब मैं इसको पानी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकता, इसको मैं गर्म कर करके अलग अलग नहीं कर सकता। तो क्या करूंगा? तो भाई एक ऐसा रिएजेंट डाल दो जो पानी सूखे। पानी को सूखने वाले रिएजेंट को बोलते हैं एनहाइड्रस करने वाला। और एनहाइड्रस इसको वही कर सकता है जो इससे भी ताकतवर एसिड हो। HNO3 से ताकतवर एसिड है H2SO4, इसके अंदर H2SO4 डाल दो तो वो और भी ताकतवर रिएक्शन हो जाएगी। कई जगह पर ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं ऐसे लिखा होता है HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका मतलब वो रिएक्शन तो HNO3 की हो रही है, इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन, NO2 का जुड़ना, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वो उसको और विग्रस कर देती है। ठीक है, अच्छा, तो नीचे यही लिखा है, फर्दर कंसंट्रेशन टू 98% कैन बी अचीव। अब तो यहां पर हमने आपसे बात करी कि जो यहां पर HNO3 उसको ज्यादा कंसंट्रेटेड करना हो तो आप क्या डालोगे? H2SO4। बात को ध्यान रखना, इस पॉइंट को मैंने बोला है तो इसका मतलब है कल आपके एग्जाम में आ सकता है। इनमें से रिएक्शन जरूर आती है बेटा HNO3 वाली। आगे इंडेक्स क्वेश्चन आज PH4, ये देखो मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। इंडेक्स क्वेश्चन 7.7, बॉन्ड एंगल इन PH4 प्लस इज हायर देन PH3। जो बॉन्ड एंगल है PH4 प्लस का वो ज्यादा है, पहले हम बना के देख लेते हैं। PH3 में क्या समस्या है भाई? PH3 में तो सिर्फ एक लोन पेयर है, उस लोन पेयर की वजह से यहाँ पर दबाव पड़ने लग गया, यहाँ पर दबाव पड़ने लग गया। उस दबाव से ये प्रेशर, ये जो है ना, ये एंगल बहुत छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया? लेस देन 109.5। अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मल की तो आप कहोगे जो PH4 है उसमें नॉर्मली ये एंगल 109.5 डिग्री होता है। तो आप कहोगे PH4 प्लस में लोन पेयर नहीं होता इसलिए बॉन्ड एंगल बड़ा होता है, PH3 में लोन पेयर होता है इसलिए बॉन्ड एंगल छोटा होता है। तो जवाब मिल गया, PH4 प्लस में बॉन्ड एंगल नहीं होता, PH3 में बॉन्ड एंगल होता है, इसलिए ऐसा होता है। खत्म कहानी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere। पहली बात भैया, ये जो व्हाइट फास्फोरस है बड़ी आराम से रिएक्शन करेगा, आओ उसको रिएक्शन कराते हैं। क्यों? ये हाईली रिएक्टिव होता है। जब व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो वो आपको PH3 देता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, हाँ बस यही एक रिएक्शन है। जब व्हाइट फास्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो वो आपको PH3 यानी कि फॉस्फीन गैस देता है और साथ में निकालता है NaH2PO2। क्या ये? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहले भी स्टार बना रखा है इसमें। ठीक है, याद रखना फॉस्फीन गैस के बारे में कुछ बातें ध्यान रखो, खतरनाक गैस होती है। ठीक है, हाँ हाँ, आगे चलो। आज कराया भी था कि Cl2 से फॉस्फीन गैस भी बनती है, मस्टर्ड गैस भी बनती है, तो ये खतरनाक गैस है, हार्मफुल गैस है। व्हाट हैपन व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड, हो गया ये 8वां हो गया। 9वां, व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड। PCl5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके बैठा है, मैंने बोला था +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छी नहीं होती, तो अपने आप को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके चला जाता है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से जब ये अपने आप को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे लेके जाता है तो Cl2 रिलीज करता है, इससे कहते हैं डीकंपोजिशन। तो PCl5 डिकम्पोज इटसेल्फ इन PCl3 एंड Cl2 गैस। देखते हैं क्या ये बना रहा है कि नहीं बना रहा। ऊपर देखो, ये रही वो रिएक्शन, PCl5 on heating decompose itself in PCl3 and Cl2 gas। अगला, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर, खुद देख लेना। बेसिसिटी वाली बात बता चुका हूं मैं काफी, आज फिर भी बताई थी दोबारा, लास्ट क्लास में बताया था। सेम है बेसिसिटी से रिलेटेड। लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सल्फर, ये बेटा खुद कर लेना। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, खुद कर लेना। ये तीसरा क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये करा दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज ओजोन एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
भैया ओजोन इसलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, कब स्टेबल होगा, जब ये अपने आप को O2 में कन्वर्ट करेगा। जब ये अपने आप को O2 में कन्वर्ट करेगा तो एक नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ेगा। जब ये नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ेगा तो वो नेसेंट ऑक्सीजन बहुत तेज ऑक्सीडेशन करेगी किसी भी चीज का। तो व्हाई डज ऑक्सीजन एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज ऑक्सीजन डिकम्पोज, ओजोन डिकम्पोज इटसेल्फ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज अ नेसेंट ऑक्सीजन। देखो ऊपर छोड़ रखी है नेसेंट ऑक्सीजन। जब वो नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ता है तो एंथैल्पी नेगेटिव होती है, यानी कि एक स्टेबल कंडीशन आ जाती है। और जब वो ऑक्सीजन लेता है यानी कि ओजोन बनता है तो अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो ओजोन अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए, O2 फॉर्म में लाने के लिए एक ऑक्सीजन छोड़ता है। जब एक ऑक्सीजन छोड़ता है तो अपना ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाता है, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। एनसीईआरटी ने एक रिएक्शन भी दे रखी है, कई बार आता है इसका एविडेंस दो, तो आप कहोगे लेड के सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करके लेड का सल्फेट बना देता है। हाउ इज ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली? आप किसी आयोडाइड से, ज्यादातर तो पोटेशियम के आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो ओजोन की, तो वो I2 छोड़ेगा, आयोडीन छोड़ेगा। इस रिएक्शन को कराया जाता है किसी परफेक्ट पीएच पे। पीएच को मेंटेन रखने के लिए हम यूज करते हैं बफर का। यहाँ पर जो पीएच है वो है 9.2। 9.2 मतलब बेसिक बफर। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिक बफर, कौन सा बफर यूज करते हैं? बोरेट बफर। कौन सा बफर? बोरेट बफर, जो पीएच को 9.2 पर रोक कर रखता है। करते किसके साथ रिएक्शन है? किसी आयोडाइड के साथ। याद रखो पोटेशियम का आयोडाइड होता है। पोटेशियम के आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम ओजोन की, और या तो NaOH की प्रेजेंस ले लो या किसी और की प्रेजेंस ले लो, और वो आपको क्या दे देगा? आयोडीन। क्या आयोडीन को मेजर करना आसान है क्वांटिटेटिवली? जी बिल्कुल, क्योंकि आयोडीन सॉलिड फॉर्म मिलता है, आयोडीन I2 के फॉर्म में मिलता है। कोनिकल फ्लास्क के अंदर करोगे तो साइडों में फ्लास्क पे चिपक जाएगा, शायद डार्क पर्पल कलर का होता है। अब वो आयोडीन को आपने वेइंग ग्लास से मेजर किया, जितने भी ग्राम आया उसके हिसाब से आप मोल कंसेप्ट लगा के, स्टोशियोमेट्री लगा के, लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट से राइट हैंड साइड का रिएक्टेंट पता लगा सकते हो। अब उसकी रिएक्शन को देखते हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। ये रही, जब ओजोन रिएक्ट कराई जाती है एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ बफर्ड विद बोरेट बफर, पीएच जिसका 9.2 है, तो आयोडीन लिबरेट होती है जिसको हम टाइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में। इस तरीके की टाइट्रेशन में क्या होता है, हम एक सॉल्वेंट को ब्यूरेट में भरते हैं और दूसरे को हम एक कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, और उससे पता लगाते हैं कितने ml पे जाके रिएक्शन हो रही है। उस ml से हम पता लगा लेंगे कि ओजोन कितनी है। और ये रही वो रिएक्शन। रिएक्शन जरूर याद रहनी चाहिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। चलो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एक्वस, खुद कर लेना। कमेंट ऑन द बेकार, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ टू बॉन्ड फॉर्म्ड इन SO2। मैं बता रहा हूं आपको, जो SO2 में बॉन्ड बनते हैं ना भाई, वो ऐसे होते हैं। उनमें से एक बॉन्ड जो होता है वो डेटिव होता है। अब ये अपनी पोजीशन बदल लेंगे, आना जरा। तो ये क्या हुआ? ये तो रेजोनेंस कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है? नहीं नहीं नहीं, जब रेजोनेंस होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। ना ये डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, तो डेड बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? डेड बॉन्ड कोई आपकी पढ़ाई में नाम नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। कहाँ लिखा है ऐसा? आओ देखते हैं। ये रहा SO2 का मॉलिक्यूल, ये रहा SO2 का मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज एंगुलर, हाँ ये लिखा। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू कैनोनिकल फॉर्म्स। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है एक दो कैनोनिकल फॉर्म्स की, जिसके अंदर ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल बॉन्ड है और एक पार्शियल डबल बॉन्ड है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। आगे चलते हैं। हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्ट? SO2 की प्रेजेंस को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो किसी के साथ रिएक्शन करा के? देखो ये करा रखी। अगर SO2 को आप रिएक्शन कराओगे मैंगनीज के ऑक्साइड के साथ, तो वो सल्फेट देगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो SO2 की प्रेजेंस को। बस हाँ, चलो आगे चलते हैं। मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्ले इंपॉर्टेंट रोल। 3 एरिया नहीं, बहुत सारे एरिया है। H2SO4 एक ऐसा केमिकल है जिससे नेशन की केमिकल इंडस्ट्री कितना काम कर रही है ये पता लगाया जाता है। मैंने आपको बताया भी था, इसकी जो यूजेस है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। अ नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैन बी जज्ड बाय द quantity of sulfuric acid it produce and consume. It needs to
it is needed for the manufacture of 100 of sulfuric acid product. ठीक है, अब उसमें से कुछ तो आते हैं आपके फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फिर आते हैं आपके पेट्रोलियम रिफाइनिंग में ये काम आता है, पिगमेंट बनाने के, पेंट बनाने के, डाई स्टफ बनाने के, ठीक है, डिटर्जेंट की इंडस्ट्री में काम आता है, मेटलर्जी मतलब सफाई के काम आता है मेटल्स की, क्लिनजिंग ऑफ मेटल वगैरह में, गैल्वेनाइजेशन में, देखो कितने सारे काम दिए इसने। तो इसका मतलब इस तीन नहीं बहुत सारे दे सकते हो आप। स्टोरेज बैटरी, जो आपकी बैटरी होती है ना वो पानी वाली, उसमें H2SO4 डाला जाता है। कभी देखा होगा अगर ओवरलोड हो जाए उसका पानी और गिर जाए तो आपका फर्श खराब हो जाता है क्योंकि वो H2SO4 गिर जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट्स, लेबोरेटरिकल रिएजेंट के तौर पे लैब में यूज किया जाता है, वो तो हम जानते हैं किंग ऑफ एसिड है, बहुत ज्यादा रिएक्शंस करता है। आगे अगला, राइट द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस। पहले मैं आपको बताऊं कांटेक्ट प्रोसेस है क्या। सल्फर का ऑक्सीडेशन करो, सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करो, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाओ, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ एक्शन करा के H2SO4 बना सकते हो, या सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ एक्शन करा के ओलियम बना सकते हो। एनसीईआरटी ने ओलियम बनाया, ठीक है, फिर उस ओलियम को पानी देकर दो H2SO4 बना सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी प्रोसेस यूज करते हो। दूसरी बात, जब आप इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड का ट्राइऑक्साइड बना रहे होते हो तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, यहां पर है वो वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5। इसकी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। प्रेशर को एक बार से बढ़ाकर दो बार कर दिया, टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा कम कर देंगे तो एक टेम्परेचर से नीचे वो उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो हमने एक लिमिट तक ही टेम्परेचर कम किया, वो है 720 केल्विन। आओ इस बात को पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड is manufactured by contact process which involve 3 steps। पहला, बर्निंग ऑफ सल्फर या सल्फाइड हो जिससे मुझे SO2 मिले, फिर उसके बाद SO2 से SO3 किसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में, बताया था अभी आपको। फिर SO3 से H2SO4, SO3 में H2SO4 डालकर ओलियम बनाना, फिर ओलियम को पानी देना, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर ही आपकी सारी बातें आ जाती है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। फॉरवर्ड रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर आप इस रिएक्शन को आगे लेके जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा, इसलिए हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर को फेवरेबल मानते हैं। लेकिन मैं ज्यादा लो नहीं कर सकता, बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, अदरवाइज द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम स्लो। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों स्लो होता है, अगर किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ऐसा हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नाम के चैप्टर में पढ़ा था, लेसन नंबर 4, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बेस्ट कंडीशन क्या है, आप उसको 2 बार प्रेशर और 720 केल्विन टेम्परेचर दो और कैटलिस्ट दो उसको V2O5। तीन चीजें याद रखो, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। Why is Ka2 और Ka1, पहले Ka2 और Ka1 के बारे में तो पता कर ले। आप जानते हो कि H2SO4 एक एक करके एच आयन छोड़ता है, जब वो पहला एच आयन छोड़ता है तो बड़ी खुशी खुशी से छोड़ता है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो है। तो यहाँ पर जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसे हम कहते हैं Ka1। K का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A का मतलब एसिड, 1 का मतलब पहला एच आयन छोड़ा है, ये तकरीबन 10 की पावर 2 आता है। और जब वो दूसरा एच आयन छोड़ता है तो यहां पर आता है Ka2, और ये बहुत छोटा आता है, जैसे 1.2 10 की पावर -2। अगर आप इसको भी कंपेयर करें इन दोनों को तो आपको दिखाई देगा तकरीबन 1000 गुना का फर्क है। 10 की पावर माइनस, ऊपर 10 की पावर 1 था, सिर्फ 10। अब ठीक है, चेक कर ले ऊपर, ठीक है ना। तो 1000 गुना का फर्क है, ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरे एच आयन को छोड़ने के लिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी H2SO4 की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो दूसरा एच आयन नहीं छोड़ पाता, दूसरा एच आयन नहीं छोड़ पाता, इसलिए उसके एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो K का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A का मतलब है एसिड, 1 का मतलब है पहला एच आयन छोड़ना, 2 का मतलब है दूसरा एच आयन छोड़ना। अब हम इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। Why is Ka2 is quite lesser than Ka1 for H2SO4 in water? Reason is second ionization enthalpy is quite higher as compared to first ionization enthalpy। ठीक है, देखो नीचे जवाब दे रखा है मैंने, वहां से टेप कर लिखा है पीछे से। H2SO4 is very strong acid in water largely because of its
first ionization enthalpy to H3 plus O and HSO4 minus. The ionization enthalpy of HSO4 minus to H3 plus O and SO4 2 minus is very very small. जो दूसरी वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी वो बहुत छोटी है. आगे चलते हैं. C is the greatest source of some halogens. Comment. भैया हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जन का मतलब जनरेट. जो सॉल्ट से जनरेट हुए हो उन्हें हेलोजेंस कहते हैं, याद रखना. कैल्कोजन सोलवे ग्रुप को कहते हैं. कैल्कोजन का मतलब क्या होता है, मैं आपको तीनों का नाम बताता हूं, समझना जरा. ठीक है, पहले आता है ग्रुप 17, इसे बोलते हैं हेलोजन. हेलो का मतलब सॉल्ट, और सॉल्ट आपको सी में मिलता है सबसे ज्यादा. जन का मतलब जनरेट. फिर आता है कैल्कोजन. कैल्को का मतलब ओर, जो ओर से जनरेट हुए. और भैया ओर में कौन जनरेट होता है, ऑक्सीजन और सल्फर के ही ज्यादातर ओर पाए जाते हैं. आपने पढ़ा होगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग 10th क्लास में. तो हम रोस्टिंग करते थे उसकी जिसके पास सल्फाइड ओर होते थे, और हम कैल्सिनेशन करते थे उसका जिसके पास कार्बोनेट या ऑक्साइड ओर होते. इन दोनों के ही ज्यादातर ओर होते हैं, इसलिए इनको ये कहते हैं. ठीक है, 15th ग्रुप के लिए जो नाम होता है वो मैं भूल गया, एक मिनट रुको. लेकिन उसका मतलब क्या होता है, चौक करना. चौक का मतलब समझते हो आप, जैसे हमारा गला चौक हो जाता है, जिससे चोक. तो जो चोक हो जाता है हमारा गला, इसका मतलब सांस लेने में या जिससे परेशानी हो, ऐसी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. ठीक है, इसका सड़ा सा नाम है, मैं भी देख के बताता हूं. निकोजन. कई बार इसका टी साइलेंट करके निकोजन भी बोल देते हैं इसको. और निकोजन का मतलब क्या होता है, ऐसी गैसेस जो आपको चोक कर दे. ठीक है, जो मतलब सांस लेने में कठिनाई पैदा करे. अच्छा, तो ये इनके नाम हो गए, इसके हिसाब से पता चल गया. तो मान लो अब यहाँ पूछा है कि इनको हेलोजन क्यों कहते हैं, या हेलोजन ज्यादातर सी से ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि सी में ही सारे सॉल्ट मिलते हैं. तो कल को ये भी आ सकता है कि उसको कैल्कोजन क्यों कहते हैं. आगे, क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन क्यों दिखाता है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है. क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है. नेम टू. अच्छा, ब्लीचिंग एक्शन का एक और मतलब जो कलर उड़ा दे. क्या, जो कलर उड़ा दे. तो आप ये भी कह सकते हो क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, और जब वापस आता है तो उसका जो चेंज आता है उसके कलर में, तो उसकी वजह से भी वो ब्लीचिंग एक्शन के तौर पे यूज होता है. नेम टू पॉइजनस गैस विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, वो बता दिया था मैंने आपको आज, मस्टर्ड गैस और टीयर गैस और फॉस्फीन गैस. ICL इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ICL एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है. मेरी बात सुनो, ये दोनों एक जैसे नहीं है, इनकी सिमेट्री अच्छी नहीं है. लेकिन जितनी भी डायटोमिक गैसेस होती हैं वो सिमेट्रिक होती है. फिर भी कोई तुमसे पूछे क्या इससे भी कोई कम है डायटोमिक गैस, हाँ, फ्लोरीन. फ्लोरीन एक ऐसी गैस है जो इंटर हेलोजन कंपाउंड से भी वीक है. कहाँ जाए इसको पढ़ने के लिए, यहाँ आ जाओ. देखो, इंटर हेलोजन, यहाँ देयर का मतलब है इंटर हेलोजन. इंटर हेलोजन कंपाउंड केमिकल रिएक्शंस कैन बी कंपेयर्ड with individual halogens. In general, interhalogen compounds are more reactive than the halogens, except fluorine. क्यों फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर होती है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. This is because XX bond in interhalogen compound is weaker than XX dash bond. तो कोई तुमसे पूछे क्यों होता है वीकर, क्योंकि सिमेट्री नहीं है. In halogen except FF bond, all these undergo hydrolysis. वो बाकी सारी बातें बेकार. Why is helium used in diving apparatus? क्योंकि ये मैंने आप बता दिया था. चलो ठीक है, आगे बढ़ते. बता दिया. यहाँ पर आपके सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं. मेरी बात सुनो, ये जो 40 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये सब इसी से ही लिंक्ड है. हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं हूं, कल कराऊंगा आपको.